नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम लोग ग्रुप डी एग्जाम के वो टॉपिक पढ़ेंगे जिससे हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। वो टॉपिक कौन सा है? वो है आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक और गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको इसका एकदम निचोड़ लेकर आएंगे। एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है इतना ही से पूछ रहा है, आपको समझाने की तो गारंटी 100% समझा देंगे और इसका निचोड़ एकदम लेकर आए हैं। एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछ सकता है। और जो लोग चैनल पर नए हैं एक बार मेरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। हर वीडियो 5 मिनट का रहता है, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है। अगर नहीं पूछेगा तो मेरे चैनल के साथ मत जुड़िएगा। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला लिखा है कि आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक क्या है। ठीक, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। मान लीजिए मेरे अंदर जो लक्षण है वो लक्षण मेरे संतान में जाए, उसका लक्षण उसके संतान में जाए, उसे ही जेनेटिक कहा जाता है। यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में चलते रहे उसे जेनेटिक कहते हैं। इसका खोज जो है, आनुवंशिकी की खोज जो है ग्रेगर मेंडल साहब ने किए थे। कौन किए थे? ग्रेगर मेंडल साहब। और ये कहाँ तक के थे? ऑस्ट्रिया के थे। आनुवंशिक के टेस्ट के लिए मटर के पौधों का उपयोग किया गया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आनुवंशिकी के खोज के लिए किसका यूज किया गया था? मटर के पौधों का। मटर के पौधों का क्यों यूज किया गया? मान लीजिए अगर इंसान का यूज किया जाता तो इंसान बच्चा पैदा करने में 9 महीना लगाता, फिर वो इंसान बच्चा पैदा करने में 20 साल लगाता, यानी कि एक लक्षण जांच करने में 21 साल लग जाता। तब तक मेंडल का काम तमाम हो जाता। इसलिए मेंडल ने क्या किया? मटर के पौधों का यूज किया। और मटर का पौधा मात्र 2.5 से 3 महीना में वो अपना संतान भी उत्पन्न कर सकता है और प्रोडक्ट भी पैदा कर सकता है। इसलिए मेंडल ने किस पौधे का यूज किया? क्वेश्चन यही पूछता है। मेंडल ने आनुवंशिकी की खोज में किसका उपयोग किया था? मटर का। एकल सकर्मीय क्रॉस क्या है? देखिए इस यूनिट को पढ़ने में आपसे 4 से 5 घंटा लगेगा, लेकिन हम इसका निचोड़ लेकर आए हैं मात्र 5 मिनट में, क्योंकि आप रेलवे के स्टूडेंट हैं। आपसे जितना पूछा जा रहा है आप उतना ही पढ़ कर जाइए और रेलवे में ज्वाइनिंग कीजिए। एकल सकर्मीय क्रॉस क्या है? इकाई लक्षण के आधार पर अगर संक्रमण कराया जाता है उसे एकल सकर्मीय क्रॉस कहा जाता है। जैसे टी हो गया, बड़ा टी को लंबा बोला जाता है, छोटा टी को बौना बोला जाता है। जब इसको क्रॉस कराया जाता है तो एकल सकर्मीय क्रॉस कहते हैं। इसको अगर हम पढ़ाएंगे क्रॉस को तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वही पढ़िए। द्विसकर्मीय क्रॉस क्या है? अगर 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले को अगर एक साथ क्रॉस कराया जाए उसे द्विसकर्मीय क्रॉस कहा जाता है। अब मेन टॉपिक है आपका गुणसूत्र। गुणसूत्र से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लास्ट में हम आपको टाइम देंगे स्क्रीनशॉट के लिए, घबराइए मत। देखिए गुणसूत्र की जो खोज है वॉल्टेयर ने किया था। कब? 1888 ईस्वी में किया था। गुणसूत्र क्या है? पाए जाने वाला जो गुणसूत्र में जो पदार्थ पाया जाता है उसे जीनोम कहते हैं। गुणसूत्र क्या है? मनुष्य के गुणों को अपना गुण दूसरे में डाल देता है, उसे गुणसूत्र कहा जाता है। क्या आपने कभी देखा है कि मनुष्य के यानी कि महिला के पेट से कभी बकरी पैदा नहीं लेता है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर मनुष्य का गुणसूत्र है। इसलिए वहाँ जब भी जन्म लेगा या तो लड़का या लड़की यानी मनुष्य ही पैदा लेगा। कभी आप नहीं देखे होंगे कि आम के पेड़ पर लीची फरते हुए, क्योंकि आम के पेड़ के अंदर आम का ही गुणसूत्र भरा रहता है, इसलिए वहां पर आम फरता है। लीची के पेड़ के अंदर लीची का ही गुणसूत्र रहता है, इसलिए वहां पर लीची फरता है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाया जाता है। मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 46 गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि 23 जोड़ा। गुणसूत्र जो होता है, देखिए यहाँ पर गुणसूत्र को हम जोड़ा में लिखे हैं। गुणसूत्र हमेशा जोड़ा में लिखा जाता है। जोड़ा में इसलिए लिखा जाता है कि मनुष्य का अधिकतर अंग जोड़ा में है। मेरा हाथ 2 है, आँख 2 है, नाक 2 है, कान 2 है, पैर भी 2 है, यानी कि सब कुछ जोड़ा में है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़। इसलिए इसको गुणसूत्र को भी किस में लिखते हैं? जोड़ा में लिखते हैं। अब आइए यहाँ पर देखिए महिला में
44 प्लस XX गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुष में 44 प्लस XY गुणसूत्र पाया जाता है। ध्यान से समझिए, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। महिला में जो होता है 44 प्लस XX गुणसूत्र पाया जाता है, पुरुष में 44 प्लस XY पाया जाता है। देखिए 44 दोनों में कॉमन है, और तो इससे समझ जाइए कि जो लिंग का निर्धारण होता है वो 23वां जोड़ा जो होता है वो लिंग का निर्धारण करता है कि वो बेटा होगा कि बेटी होगा। 23वां गुणसूत्र क्या है? जब ये आपका 44 है, 44 प्लस अगर महिला का X और पुरुष का X मिल गया, दोनों X मिल गया तो ये क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। देखिए 44 तो दोनों में है तो कॉमन हो गया। अगर महिला का X पुरुष के X से मिल गया तो वहाँ पर कौन सा जन्म लेगा? लड़की जन्म लेगी। अगर 44 तो इसमें भी रहेगा। जब महिला के X और पुरुष का Y मिल जाता है तो यहाँ पर कौन सा जन्म लेता है? लड़का जन्म लेता है। इसको फिर से समझिए, 44 के जगह पर आप 22 जोड़ा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर या 44 बोलिए या 22 जोड़ा बोलिए। 44 प्लस अगर XX रहता है महिला में, 44 प्लस XY रहता है पुरुष में। दोनों में 44 कॉमन है, कॉमन कर लेंगे। अगर महिला का X पुरुष के X से मिल गया तो लड़की जन्म लेगी। अगर महिला का X और पुरुष के Y से मिल गया तो लड़का जन्म लेता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि लड़का विकलांग पैदा ले लेता है, किसी का एक हाथ ही नहीं रहता है, एक पैर ही नहीं रहता है। उसका कारण ये है कि उसके अंदर कभी कभी 46 गुणसूत्र न होकर 45 ही निषेचन कर पड़ता है, 47 हो जाता है। किसी का 6 अंगुली आपको दिखने को मिल जाएगा, यानी कि उसके पास 46 जिसके अंदर कंप्लीट है वो सही जन्म लेगा। अगर जिसके अंदर एक कम हो गया तो या उसका अंग एक कम होगा। अगर एक गुणसूत्र बढ़ गया तो उसका एक अंग कोई ना कोई बढ़ेगा। यह था आपका गुणसूत्र का निषेचन। पुरुष के गुणसूत्र संतान का निर्धारण करता है। पुरुष का ही XY जो गुणसूत्र होता है वो संतान का निर्धारण करता है कि बेटा होगा कि बेटी। महिला पर डिपेंड नहीं करता है कि बेटा होगा कि बेटी। और परखनली शिशु में निषेचन परखनली के अंदर होता है। परखनली शिशु में निषेचन परखनली के अंदर होता है। ये था आपका गुणसूत्र और जेनेटिक का निचोड़। ग्रुप डी के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आज का आपको वीडियो पसंद पड़ा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना है। आज के वीडियो के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।